दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम। आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज़। फोर्थ व्यू में आपका खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, मौजू इस वक्त सभी जानते हैं कि फार्मर्स, किसान और किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह की कवायद चल रही है, ये एक बड़ा इशू इस वक्त हिंदुस्तान में बना है। और इस मामले को लेकर सरकार के साथ जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड आपके लिए कर रहा हूँ तब बातचीत चल रही है किसानों की और सरकार के बीच में। अभी तक जो सूत्रों से पता चल रहा है कि इस बातचीत का जैसा किसान चाहते हैं वैसा नतीजा निकलने नहीं जा रहा है। आखिर क्या, देखिए, हम एक रिवायती आदतन मैं रिवायती बातों से हटकर बात करता हूं, तो वो आज भी रिवायती बातों से हटकर बात करूंगा। इससे पहले मैंने एक प्रोग्राम में समझाने की कोशिश की थी कि सरकार के अपने कुछ कमिटमेंट होते हैं, अपने कुछ वादे होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय जगत के साथ किए जाते हैं, बिजनेसमैन के साथ किए जाते हैं और इन्वेस्टर्स के साथ किए जाते हैं जिनका इन्वेस्ट जो है भारत में आता है। दोस्तों, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारे जो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी माने जाते हैं बिल गेट्स साहब, उनका जो है वो इन्वेस्टमेंट भारत में काफ़ी हो रहा है और इसमें रिलायंस इंडस्ट्री के साथ भी काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 4.7 बिलियन का तो जग जाहिर था, उसके बाद कितना हुआ पता नहीं है। यहाँ एक और भी बात है कि कई अलग तरह के व्यापारी भी भारत में आने की कवायद में लगे हैं। जो व्यापारी कहें, देश भी तब व्यापार ही करते हैं। दरअसल एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार ही करता है। तो यहाँ बड़ी खबर चन के ये आती है, अगर मैं टोटल एनालिसिस करता हूँ तो दो बातें जो हैं वो एक पॉजिटिव है जो काफ़ी पॉजिटिव आपको नज़र आएगी, दूसरी बहुत नेगेटिव है। अगर ये जो सुई का कांटा है तराजू की, अगर ये लेफ़्ट और राइट झुकता किधर है, तो अगर ये राइट झुकता है तो देश को ज़रूर फ़ायदा होगा। राइट झुकने में नाम आएगा दुबई का, नाम आएगा अमेरिका का, नाम आएगा सऊदी अरब का और नाम आएगा ऐसी सब बिजनेसमैन का जो इस वक्त बदलती दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं और कंट्रोल में अपना फाइनेंशियल निज़ाम बदलते हुए अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर हिंदुस्तान जैसे, भारत जैसे इंसानी समंदर वाले देश में, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में इंसान भी हैं और बाज़ार भी हैं। दोस्तों, हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि जब हमारे प्रधानमंत्री मौजूदा जो हैं इस देश में प्रधानमंत्री बन के आए थे, उस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा थी कि हिंदुस्तान एक लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, सुपर पावर बनने जा रहा है, चीन को 2025-30 के आसपास पछाड़ देगा और ब्रिटेन से बड़ी इकोनॉमी, और ये सब बातें चल रही थी। तो उस वक्त अचानक हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं। मैं नहीं जानता कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, आप लोग जानते होंगे, या अर्थव्यवस्था के आंकड़े आप लोग पढ़ते ही होंगे, जो कुछ भी है वो आपके सामने है। अलबत्ता क्या है कि फिर भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत एक बहुत ही संभावनाओं का देश है। यहाँ पर बड़े टैलेंट्स पाए जाते हैं, बड़े बाजार पाए जाते हैं। इन बाज़ारों को जहन में रखकर तमाम दुनिया अपने बिजनेस प्लान्स बनाती है। इसी तरीके से जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैं अपने बता चुका हूं कि तेल पर अर्थव्यवस्था जो है वो बदलती जा रही है, तेल बेस इकोनॉमी बदलती जा रही है। अब हम फार्मिंग बेस इकोनॉमी पर आएंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आएंगे, फूड प्रोडक्ट्स होंगे, दूसरे तमाम तरह के बाज़ार होंगे। मगर तेल से जो इकोनॉमी चलती है, जो बहुत बड़ा हिस्सा है, हर देश की 50% से ज़्यादा इकोनॉमी का जो निज़ाम है वो तेल के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूमता है। आने वाले दिनों में इसके हटने की संभावना है। इसीलिए तमाम देश जो हैं वो, चाहे मैंने जिन देशों का नाम लिया, वो दौड़ना चाहते हैं ऐसी संस्थाओं की तरफ, ऐसे देश की तरफ, ऐसी व्यवस्थाओं की तरफ जहां पर खुला बाजार हो, जहां पर इन्वेस्टमेंट की जगह हो, जहां की ज़मीनों को वो जो है अपने इस्तेमाल में ला सके, यानी खाद्य प्रोडक्ट बना सकें या फिर बाय कर सकें वहाँ के जो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस किया जाता है उसको, या फिर प्रोड्यूस किया करने की व्यवस्थाएं की जा सकें। तो तमाम दुनिया में यहाँ इस तरह के मामलात आपको देखने को मिलेंगे। मगर एक चीज़ है, ये पिछले जो कवायद है, पिछले 4 सालों में एक निज़ाम बदला है, उसमें थोड़ी चीज़ों को बदल दिया है। ये फिर संभावना है कि जो आज से 4 साल पहले की दुनिया थी, जिसमें अमेरिका का और चाइना का तनाव तो चल रहा था मगर साथ साथ कारोबार भी चल रहा था। साउथ चाइना सी में खुला एक फ्रीडम आवाजावी और अपना जो आसियान के देश हैं, जो ट्रांस पैसिफिक संधियाँ थी जो बराक ओबामा के वक्त में हुई थी, वो उनको एग्जीक्यूट करते हुए अमेरिकी बिजनेस को एशिया के इस खित्ते में अपने आप को इस्टेब्लिश करने की चल रही थी। उसको
ट्रंप सरकार ने आके भारी नुकसान पहुंचाया, चीज़ें बदल दी और बदलने के बाद उसने अमेरिका फर्स्ट के नाम पर अपनी फौजों को कई जगहों से बुलाया। ताज़ा ऐलान भी उनका, अभी तक उन्होंने सत्ता छोड़ी नहीं है, चुनाव हार चुके हैं, वो उन्होंने सोमालिया से अपने तमाम फौजियों को निकालने की बात कर दी है। अलग से आपको समझना पड़ेगा कि सोमालिया में दरअसल अमेरिका की फौजें क्या कर रही थी। दरअसल देखने को तो वो लोग देश बड़ा भूखा है, हिंदुस्तानियों के लिए एक बड़ी नज़ीर भी ये देश हो सकता है दोस्तों, क्योंकि देखिए उस देश की मैं एक अलग से एपिसोड बताऊंगा जहां पर जो है आप कहत के नाम पर तो ज़रूर देखेंगे कि वहां पर लोग भूखे हैं और उनके तन पे कपड़ा नहीं है, मगर उनके पास सोने की और तमाम चीज़ों की बहुत सारी खदानें मौजूद हैं जिनको एक तरह से घेराबंदी करके मजबूर करके गुलाम बनाया गया। वहाँ से ट्रंप ने अपनी सेनाओं को निकालने की बात की, ये बात अलग से करेंगे। अलबत्ता अफगानिस्तान से निकालने की बात की और भारत के साथ और पाकिस्तान के साथ जिस तरह के संबंधों को मिला जुला कर अमेरिका बनाए रखना चाहता था इस खित्ते में, दरअसल वो ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आने वाली जो नीतियां हैं वो बाइडन उन्हीं को री एग्जीक्यूट करेगा और पुरानी जो जो बराक ओबामा के वक्त की ट्रांस पैसिफिक नीतियां थी ओशियान के देशों में उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे संबंध जो है वो नहीं थे और तमाम खित्ते को देखकर चीज़ें चल रही थी और जो मफाद थे वो एक धीरे धीरे सऊदी की घेराबंदी थी। बाइडन शायद जो है वो दोहन करने के लिए सऊदीया की तरफ बढ़ेगा। और एक चीज़ इनके पीछे, ये सरकार टू सरकार में बात कर रहा हूँ, दूसरी बातें मैं ये भी कर रहा हूँ कि इन देशों की सरकारें उस हित में भी काम करती हैं। चूँकि मैं बिल्कुल स्पष्ट, मेरा शोध ये कहता है कि तेल जैसे अमेरिका के जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनमें से रॉकफेलर, मॉर्गन्स जैसे प्लेयर्स जिनका तेल पर कब्जा होता है, खनन पर कब्जा होता है और दुनिया की मार्केट को एग्जीक्यूट करते हैं, वो तमाम लोग जो हैं इस वक्त उनके इंटरेस्ट कम हो रहे हैं और दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि अलग से एक नई जो दुनिया में नई अर्थव्यवस्था होगी जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पर नाफिज की जा रही है, उसमें नई निज़ाम को लाने की तमाम कोशिशें जो हैं इन लोगों की चल रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में भारत कहाँ खड़ा है और कैसे, ये बात मैं किसानों की बात से शुरुआत की थी और मैं आपको बहुत दुनिया घुमा लाया हूँ। दरअसल दुनिया घुमाना मेरा एक मकसद था। मैं इस मकसद में ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि रूस के साथ जो तनाव पश्चिमी जगत का था, यहाँ देखिए मैं आपको बात की थी उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। लेफ्ट एंड राइट का मेरा मतलब क्या है दोस्तों? बड़ी सीधी बात है कि एक तवील मुद्दत से लगभग 25 सालों से जो एक राइट जिसे मैं मान रहा हूं, जिसे अमेरिका के खेमे को समझता आया हूं, वो एक तरह से रशिया को कैप्चर कर पहले तोड़ा गया, फिर कैप्चर करने की बात, फिर डिस्ट्रॉय करने की बात, यानी कि पूरी तरह से दुनिया में इकलौता जो है वो अमेरिका सुपर पावर के तौर पर है, उभर ना पाए। मगर आहिस्ता आहिस्ता रशिया में पुतिन के आने के बाद डेवलपमेंट शुरू हुए, चाइना के साथ संबंध बनाकर प्रोडक्ट इंडस्ट्री को जिंदा किया गया, हथियार इंडस्ट्री को और ताकतवर बनाया गया और अपनी नीतियों को आगे बढ़ाया गया और उन्होंने प्लान किया ग्रेटर यूरेशिया। तो इस वक्त सीधी बात है, मैं आपको जो बताता आया था, द ग्रेट गेम एंड द न्यू ग्रेट गेम एंड वर्सेस यूरेशिया, ग्रेटर यूरेशिया। तो ये जो गेम है वो अभी भी चल रहा है। इस गेम में टकराव की स्थितियां बन रही हैं, किसानों का सीधे इससे कनेक्शन है, इसलिए मैं आपको वहां लेके आऊँगा। ये मत समझिएगा कि मैं किसानों को छोड़कर आपको घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको आगे फिर लेके चलता हूँ कि इस ग्रेटर यूरेशिया में जो मुझे अभी मेरे तमाम अध्ययन के बाद नज़र आ रहा है वो सीधी बात यह है कि रशिया, चाइना और तुर्की पूरी तरह इस गठबंधन को मजबूत करते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं पर रशिया तुर्की आपस में टकराकर अपनी सेनाओं को दोनों इकट्ठा जो है शामिल कर लेते हैं और कहीं दोस्त बनकर अपनी सेनाओं को इकट्ठा कर लेते हैं। चीन का जहाँ तक सवाल है तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि चीन जो है वो इस वक्त अपनी पोजीशन को जहाँ देखता है और जिस कोलिशन में वो जा रहा है, चीन उसी कोलिशन का हिस्सा है जिसमें रशिया है, जिसमें तुर्की है, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम कंट्री भी हैं जैसे कि पाकिस्तान है, कतर है, ईरान है। ऐसे ये एक खेमा जो है पूरी तरह से वो अलग से ताकतवर होते चले जा रहा है और इनका जो बिजनेस निज़ाम है वो बिल्कुल ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि जब ये वेस्टर्न वर्ल्ड पूरी तरह से ये जो बाज़ार रहित नियम वो लाना चाहते हैं कि बाज़ारों को ख़त्म कर दिया जाए, बड़ी कंपनियां आपके छोले भटूरे बनाए, आपके गोल
गोलगप्पे बनाए, सब चीज़ें बनाए और सिर्फ उनको जो है उनके आउटलेट खोलकर या फिर ठेले रेडे के ऊपर जो भारतीय लोग हैं उसको एक सेल्समैन की तरह सेल करें। ये सूरत हाल जो है वो उनका सीधा सीधा गेम प्लान है। बैंकर्स में आपके करेंसी को डिजिटल में कन्वर्ट कर लिया जाए और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, जो टैक्सेशन सिस्टम आगे लाया जाएगा वो तो होगा ही। इससे जो विदेशी कंपनियां बैंकिंग व्यवस्था करती हैं, जो आपके अकाउंट से 3 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपया, 5 पैसे जो काटे जाते हैं, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा पैसा विदेशों में जा रहा है। ये विदेशों में जाने का मतलब ये होता है कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो सिमट रही है, सुकड़ रही है। जो 6 साल पहले फैल रही थी वो अब सुकड़ रही है, निमट रही है। जितना करेंसी आपके बाहर जाएगी, जितना प्रॉफिट आप विदेशी कंपनियों के हवाले कर दोगे, तुम्हारी अर्थव्यवस्था उतनी सिमटती चली जाएगी। ये सूरत हाल जो है वो बाजारों के अलावा, चूंकि मैंने जैसे बताया कि तेल के सिस्टम को छोड़ते हुए अब जो है वो गुड और प्रोडक्ट्स और रियल क्रॉप्स के ऊपर अर्थव्यवस्था को, दुनिया के निजाम को लाया जाएगा। शहरों की तरफ से गांव की तरफ दुनिया को भेजा जाएगा। ये पूरे प्लान पूरी तरह से एग्जीक्यूट होंगे और इसमें इनके लिए जरूरी है कि जनता चाहे आंदोलन करे, चाहे सड़कें जाम करें, चाहे आगे कितना भी आंदोलन क्यों ना करे, उनकी बातों को न सुना जाए और पूरी तरह से जो WTO के तहत या अपने व्यापार लोगों के लिए एनवायरनमेंट बनाने के कमिटमेंट किए हैं उनको आसान बनाया जाए। बाहर ये तो तमाम दुनिया का शोषण करने निकली हुई कंपनियां हैं, गिनी चुनी कंपनियां हैं, सारी दुनिया उनको जानती है, पूरी दुनिया में यही व्यापार करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप सब जानते हैं कि MSP से क्या होता है, सब जानते हैं कि किसान को अगर हम सुविधा नहीं देंगे तो किसान जो है वो नुकसान में चला जाएगा और उनको ज़मीनें देनी पड़ेंगी, बेचनी भी पड़ सकती हैं, वरना गिरवी तो उनको देनी ही पड़ेंगी। और उसके अलावा जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी वो सिर्फ एक छोटी छोटी बातें आपको बताने की कोशिश जो की जा रही हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये मतलब है पहले ही आपका रेट तय हो जाएगा फिर आपका जो है प्रोडक्ट आ जाएगा। बिल्कुल नहीं। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट जो है चीज़ें चला रहे हैं, जो आजकल भारत में भी एक चलन शुरू हुआ है, उसको कहते हैं वो ब्रॉलर जो बना रहे हैं, उनसे उनकी हालत पूछिए। वो तय कर देते हैं कि ये आप मुझे इतना माल, इतने बीज, इतने बच्चे मैं आपको दे रहा हूँ, ये बच्चे जो आपको दिए जा रहे हैं इसमें से मैं 10% या 5% के रेशो को जो है मानता हूँ, इसकी जो है मोरालिटी होगी। उसके बाद इनका वजन जो है वो इतना होना चाहिए इतने दिन के अंदर, उसके लिए दे रहा हूँ। अगर ये नहीं होता है तो ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो मुनाफा कमाने के लिए उन लोगों के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, दरअसल में उल्टे नुकसान में बदल जा रहा है। और उसी तरह के बहुत सारे नियम लेकर किसानों पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाई जाएगी। पहले इनकी MSP खत्म की जाएगी, फिर इनको बाजार में छोड़ा जाएगा, लिखित रूप में नहीं दी जाएगी, क्योंकि लिखित रूप में कानून बनाने के बाद तो फिर कानून जो है वो अपना काम करना शुरू कर देगा। दरअसल कानून के अलावा अदालतों से किसानों को रोककर DM को और SDM को इनका जो है वो मालिक बना दिया है कि वो कंपनियों के साथ बात करेगा और किसानों के लिए जो फैसला लेना चाहेगा DM SDM वही फाइनल होगा। यानी एक सरकार का प्रतिनिधि या जनता का प्रतिनिधि, मतलब जो है सर्वेंट होने के बजाय वो कंपनियों के लिए काम करेगा। ये सारी चीजें तैयार हो रही है। अब इन तैयारों में जो कुछ अभी एक एहतजाज आपको नजर आ रहा है, जलसा आपको नजर आ रहा है, जो लोग सड़कों पर हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, हो सकता है इनको कुछ शगुफा दे दिया जाए, क्योंकि वो कानून तीनों के तीनों क्लब हैं और तीनों के तीनों को इतना टाइम इस एपिसोड में नहीं है कि उनके अक्सर मकसद को समझाया जाए। फिर जरूर कोशिश की जाएगी, अगर बात नहीं बनती है तो पूरे के पूरे को समझाया जाए, एक एक बात को समझाया जाए। मगर एक चीज समझ लीजिएगा कि ये जो कुछ भी चल रहा है इसमें अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियां शामिल हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय जो किसान आंदोलन खड़ा हो रहा है इसको एक तरीके से कंट्रोल, क्यों आप पिछले दिनों आपने कहीं आंदोलन नहीं देखा हिंदुस्तान में? किसान पंजाब से आया, उठ के पंजाब में आपको आंदोलन नजर आया। इसके पीछे का कारण भी समझ लीजिएगा, ये भी आपको बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। इसमें बड़ा सीधा सा खेल ये है जनाब कि स्टेट गवर्नमेंट होती है और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की इसी सरकार की स्टेट गवर्नमेंट है, चूँकि सिक्योरिटी सिस्टम, पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का मैटर होता है, तो स्टेट में किस तरीके से आंदोलन को दबाया जा सकता है, ये पीछे CAA NRC के खिलाफ आंदोलन में किस तरह की लोगों पर कार्रवाई हुई, किस तरीके से उनसे वसूली की गई, किस तरह उनको थ्रेट किया गया, किस तरह पुलिस वालों ने उनको सीधे सीधे गालियां दी और पता नहीं कैसे कैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, तो उनको चुपचाप
बहुत बड़ी तादाद में होने के बाद भी बैठना पड़ा, चूंकि वो स्टेट गवर्नमेंट जो है, पुलिस की स्टेट गवर्नमेंट, चूंकि पंजाब भी इसलिए पंजाब से किसान निकल पाया क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट वहां भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वरना इन पर इतने मुकदमे वहीं पर ठोक दिए जाते कि वो ये जो है मजबूर हो जाते और अपने घरों में चुपचाप अपनी जमीनें देते, अपना एमएसपी भी नहीं लेते और खामोश होकर बैठ जाते पूरी तरीके से, इनकी आवाज ही नहीं निकल पाती। दोस्तों, खबर मिल रही है कि राजस्थान की सरकार भी खतरे में है, महाराष्ट्र की सरकार भी खतरे में है, इस तरीके का मामला लगता है, और तो फिर पंजाब की सरकार भी खतरे में हो सकती है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र नाम की चीज खत्म हो जाएगी। एक पुलिस वाला आपसे जो चाहेगा वो करवाएगा। पुलिस राज को किस तरीके से थोपा जा रहा है आपके ऊपर, आप लोग अच्छे से महसूस कर रहे होंगे। आपके चलान देख रहे होंगे, आपके पराली जलाने पर आपके चलान, आपके खेत में आपके जो आप खुदाई करते हैं, जिसे आपको खनन का नाम, अगर उसे ज़्यादा खोद लिया तो आप पर किस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही है। कितने बड़े बड़े आप देख रहे हैं अपनी आंखों से कि यहाँ प्राइवेट लोगों को, उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर प्राइवेट, यानी कि सीधे सीधी बात है कि उस कंपनी को सब जानते हैं, बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन उसके हवाले कर दिया गया, बिजली के अलावा जो है कलेक्शन उसके हवाले कर दिया गया, और उनके लिए पुलिस थाने बनाकर दे दिए गए। यानी कि आज की तारीख में जिनके खाने के घर में रोटी नहीं है, उनके 50-50 हज़ार के बिल आ जाते हैं और उनको थ्रेट किया जाता है। पुलिस उनको बिजली पुलिस बना दी है। कल जो है आपकी खेत की जो एमएसपी पुलिस है वो भी बन सकती है। कल वो आपकी जो आप सोच रहे हैं कि जब प्राइवेट कंपनियां आपके साथ में आपकी जमीनों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएगी और आप उनकी मर्जी से अगर फार्मिंग नहीं करेंगे तो किसी तरह की उन कंपनियों को जरूरी तौर पर जो है इस तरह की चीजें भी दी जा सकती है बना के, जो बिजली व्यापारी को दी गई है, उसी तरह की किसानों के खिलाफ भी किसान पुलिस के नाम से मुझे लगता है कि बना के दी जा सकती है। तो ओपन बाजार, सरकारों को गिराना, लोकतंत्र को खत्म करना, सीधी सीधी बात है कि लोकतांत्रिक अधिकारों में जिस तरीके से किसान आए थे, जनप्रतिनिधियों को जिस तरह से बात करनी चाहिए थी, सरकार को बात नहीं करनी चाहिए थी, सरकार को बात करनी चाहिए थी। उसके अलावा हमने देखा वो वीडियो वायरल है पूरी तरह से, जिसमें पुलिस वाला समझाने की कोशिश कर रहा है, पुलिस वाला हम आपकी बात सुनेंगे कहने की कोशिश कर रहा है। भाई, पुलिस डिपार्टमेंट कब से जो है वो सिविल मैटर्स को इस तरीके से हैंडल करने लगा कि जो एक कानून बनाने की, जो सीधे सीधे विधायिका का मामला है, सीधे सीधे कानून बनाने और कानून हटाने का मामला है, उसमें कानून हटाने और बनाने में पुलिस का कोई रोल नहीं होता। अगर वो पुलिस वाला आपको आपकी बात सुनने के लिए आपको आपके सोल्यूशन देने की बात करने लगा है तो मुझे नहीं लगता कि अब लोकतंत्र बचा है। तो सीधी सीधी बात है। यह अलग बात है कि हमारे एजुकेशन का लेवल क्या है, हम कितना जानते हैं भारतीय कानून को, कितना समझते हैं, यह अलग बात है। मगर सीधी बात है कि पश्चिमी यानी कि राइट विंग पूरी अपने अलाइयों के बीच में ताकतवर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चाहते हैं, जिनके पुलिस के डंडे में इतनी ताकत हो कि उनकी जनताएं उनके सामने जबान न खोल सके, टेरर हो, भय हो, दहशत में अपने घर में लोग मर जाएं। ये वो चाहते हैं। चूंकि उनके तमाम मर्जी के खिलाफ उनके दोहन, उनके शोषण अगर क्या करना है तो पुलिस के डंडे के नीचे उनकी देशों की जनताओं को उन्हें लाने की उनकी मुहिम का हिस्सा है। और वो मुहिम शायद हिंदुस्तान में भी तेजी से आगे बढ़ रही है और हिंदुस्तान की जनता रोक पाएगी, इतनी हिम्मत मुझे अब नजर नहीं आती। क्योंकि मुझे भारतीय अवाम की जो हिम्मत है वो टूटी हुई नजर आ रही है। लोग मुझे घुटनों पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ताकत इनमें कतई मुझे नजर नहीं आती। उसकी वजह बड़ी ये है कि सरकार और जहां जहां जो है केंद्र सरकार वाली सरकारें राज्य सरकारों में भी है, वो इतनी ज्यादा ताकतवर है कि सीधे सीधे धमकी देकर बात करती है। इस तरह जिस तरह कोई डिक्टेटर बात करता है, वो जनता का प्रतिनिधि अपने आप को नहीं समझते, जनता का सर्वेंट अपने आप को नहीं समझते, बल्कि इस देश की संपदा और इस देश की जनता के रोम रोम का मालिक अपने आप को समझ रहे हैं। और ये सीधी सीधी बात कर रहा हूं, अगर न समझोगे तो बहुत पछताओगे। प्रोग्राम में इतना ही। खुदा हाफिज।